नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनेर में हम एक ऐसे देश की सैर करने वाले हैं जो सच में किसी अजूबे से कम नहीं है। मतलब सोचकर देखिए, एक तरफ आपको सदियों पुराने शांत और खूबसूरत महल दिखेंगे और ठीक उसी के बगल में दुनिया की सबसे हाईटेक अल्ट्रा मॉडर्न चमकती हुई गगनचुंबी इमारतें। हम बात कर रहे हैं साउथ कोरिया की। तो चलिए इस बेहद दिलचस्प और चमत्कारी देश की कहानी में गहराई से गोता लगाते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा रोड मैप क्या है। हम शुरुआत करेंगे कोरिया के आधुनिक स्वरूप से, फिर देखेंगे उनका ऐतिहासिक चमत्कार। उसके बाद हम वहाँ के भूगोल और प्रकृति को समझेंगे, उनकी जीवन संस्कृति पर बात करेंगे और अंत में जानेंगे कुछ जरूरी शिष्टाचार और टूरिज्म के बारे में। भाग 1, द मॉडर्न फिनोमिनन। चलिए सीधे इस हाईटेक दुनिया में चलते हैं। अब अगर हम कोरियाई प्रायद्वीप के पुराने इतिहास को देखें तो ये हजारों सालों तक पूरी तरह से एकजुट रहा है, एक सिंगल मजबूत पहचान। लेकिन आज की सच्चाई बिल्कुल अलग है। आज ये प्रायद्वीप उत्तर और दक्षिण कोरिया में बटा हुआ है और इन दोनों के बीच है दुनिया की सबसे कड़े पहरे वाली सीमा, डीमिलिटराइज्ड जोन, या जिसे हम डीएमजी कहते हैं। एक ही अतीत, लेकिन आज दोनों देशों की हकीकत एकदम अलग है। और अगर हम साउथ कोरिया की आधुनिकता की बात करें तो जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 10%। जी हाँ, 10%। क्या आप जानते हैं कि साउथ कोरिया दुनिया का पहला ऐसा देश है जिसने अपनी पूरी इंडस्ट्रियल वर्कफोर्स यानी कारखानों में काम करने वाले लोगों का लगभग 10% हिस्सा रोबोट से रिप्लेस कर दिया है। मतलब फ्यूचर वाकई में वहां आ चुका है। और तकनीक ही नहीं, इस समाज में परफेक्शन और आगे निकलने की जो गजब की होड़ है ना, उसी ने कोरियन वेव को जन्म दिया है। आज पूरी दुनिया में बीटीएस और ब्लैकपिंक जैसे के-पॉप बैंड्स का जादू सिर चढ़कर बोल रहा है। इसके अलावा ये देश ई स्पोर्ट्स का जन्म स्थान भी है। वहाँ के पीसी बैंक्स यानी गेमिंग कैफे से दुनिया के टॉप गेमर्स निकलते हैं। और हाँ, बेदाग खूबसूरती पर उनके फोकस की वजह से इसे दुनिया की प्लास्टिक सर्जरी कैपिटल भी कहा जाता है। के ड्रामाज और उनके टॉप क्लास डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की तो खैर बात ही क्या करनी। भाग 2, फ्रॉम रूइंस टू इकोनॉमिक मिरेकल। अब सवाल ये है कि ये भविष्यवादी समाज आखिर बना कैसे? चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं। इस देश का सफर बिल्कुल भी आसान नहीं रहा है। 1910 से 1945 तक इन्होंने जापानी शासन का बहुत कड़ा दौर झेला। 1945 में आज़ादी मिली, लेकिन साथ ही देश का बंटवारा भी हो गया। और फिर 1950 में आया वो भयानक कोरियाई युद्ध, जिसने पूरे देश को लगभग मलबे में तब्दील कर दिया था। इसके बाद भी कई सालों तक तानाशाही रही, लेकिन हार ना मानने के जज्बे से लंबे संघर्ष के बाद 1987 में जाकर ये देश एक पूर्ण लोकतांत्रिक गणराज्य बना। एक तबाह हो चुके देश का वापस राख से उठकर खड़ा होना, इस अभूतपूर्व वापसी को ही मिरेकल ऑन द हान रिवर कहा जाता है। और इस आर्थिक चमत्कार के असली हीरो रहे हैं चेबोल्स। चेबोल्स मतलब बड़े परिवारों के मालिकाना हक वाले बिजनेस ग्रुप्स। सैमसंग, हुंडई, एलजी, ये नाम सुने हैं ना? बिल्कुल, इन्हीं कंपनियों ने भारी मात्रा में एक्सपोर्ट और कमाल के इनोवेशन के दम पर एक गरीब देश को आज ग्लोबल टेक लीडर बना दिया है। भाग 3, ज्योग्राफी एंड डाइवर्स इकोसिस्टम्स। अब इन चमचमाते शहरों से निकलकर जरा वहां की जमीन और प्रकृति को देखते हैं। अब देखिए, इस डेटा में जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि साउथ कोरिया का लगभग 70 से 75% हिस्सा सिर्फ पहाड़ों से ढका है। सिर्फ 25 से 30% हिस्सा ही ऐसा है जहां तटीय मैदान या समतल जमीन है। और जरा सोचिए, देश की 5 करोड़ 17 लाख की विशाल आबादी इसी छोटे से समतल हिस्से में सिमटी हुई है। इसीलिए सोल और बुसान जैसे शहर इतने घने बसे हुए हैं। और यहाँ एक बहुत ही अजीब सा कॉन्ट्रास्ट देखने को मिलता है। एक तरफ वो डीएमजी बॉर्डर का वो इलाका जहाँ इंसानों का जाना मना है, वो अब एक स्वर्ग बन गया है। वहाँ दुर्लभ पक्षी और जानवर आज़ादी से फल फूल रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ दुखद सच्चाई ये है कि साउथ कोरिया का राष्ट्रीय पशु साइबेरियन टाइगर, जो कभी इन जंगलों में राज करता था, वो अब यहाँ से पूरी तरह विलुप्त हो चुका है। भूगोल की बात हो और जेजू आइलैंड का नाम ना आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ये मुख्य भूमि के दक्षिण में बसा एक बहुत ही खूबसूरत ज्वालामुखी द्वीप है। यहीं पर आपको साउथ कोरिया की सबसे ऊंची चोटी मिलेगी, माउंट हल्लासान, जो 1947 मीटर ऊंची है। ज्वालामुखी के लावे से बनी यहाँ की अनोखी चट्टानें सच में एक बिल्कुल अलग ही दुनिया का एहसास कराती हैं। भाग 4, वाइब्रेंट कल्चर एंड ट्रेडिशंस। चलिए अब उस गहराई को समझते हैं जो इस तेज तर्रार समाज को जमीन से जोड़े रखती है।
वहाँ की संस्कृति की सबसे गहरी फिलॉसफी आपको उनकी नेशनल फ्लैग ताइगुकगी में मिल जाएगी। झंडे के बीच का ये गोला देखिए, ये ब्रह्मांडीय द्वैत यानी यिन और यांग को दर्शाता है। लाल रंग पॉजिटिव एनर्जी है और नीला रंग नेगेटिव एनर्जी, और ये दोनों एक परफेक्ट बैलेंस में है। मतलब ये सिर्फ एक डिज़ाइन नहीं है, ये पूरी कायनात के संतुलन को दर्शाता है। और ये बात बहुत ही शानदार तरीके से दिखाती है कि कैसे यहाँ परंपरा और आधुनिकता साथ साथ चलते हैं। एक तरफ आप उनका पारंपरिक पहनावा, हानबुक, नेशनल डिश किमची, सीरियम रेसलिंग और पानसुरी ओपेरा देखते हैं, और ठीक उसी वक्त आपको के पॉप का क्रेज, कोरियन फ्राइड चिकन, ई स्पोर्ट्स और के ड्रामास भी दिखते हैं। पुराने और नए का ऐसा जबरदस्त तालमेल शायद ही कहीं और देखने को मिले। यहाँ के त्योहार भी बिल्कुल इसी तरह के हैं, रंग बिरंगे और ऊर्जा से भरे हुए। सियोल या लूनर न्यू ईयर पर पूरा परिवार साथ आकर पूर्वजों का सम्मान करता है। छूसेयोक उनका थैंक्सगिविंग है। इसके अलावा आंखों को सुकून देने वाला जिंजू लैंटर्न फेस्टिवल और बेहद खूबसूरत जिन्हाई चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल भी है। ओहो, और गर्मियों में बोरियोंग मड फेस्टिवल को कैसे भूल सकते हैं, जहां लोग कीचड़ में जमकर मस्ती करते हैं। भाग 5 एसेंशियल टूरिज्म एंड एटिकेट। अब हम अंत की ओर बढ़ रहे हैं, तो चलिए कुछ काम की प्रैक्टिकल बातें भी जान लेते हैं। अगर आप वहां घूमने का प्लान कर रहे हैं तो कुछ जगहें तो मस्ट विजिट हैं। सोल का ग्योंगबोक-गुंग पैलेस, जहां आपको पुराने राजवंश की झलक मिलेगी। शहर को ऊपर से देखने के लिए एनसोल टावर। पुराने घरों को देखने के लिए बुकचॉन हैनॉक विलेज। थोड़ा रिलैक्स करना है तो बुसान का ह्युंडाई बीच। और हाँ, सुवोन में 18वीं सदी का वो शानदार ह्वासोंग किला देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। लेकिन ध्यान रहे, वहां जाते समय कुछ नियम मानना बहुत जरूरी है। फटाफट इन 5 रूल्स को नोट कर लीजिए। पहला, किसी के घर जाते समय हमेशा जूते उतारें। दूसरा, जब भी मिले तो हल्का सा झुककर अभिवादन करें। तीसरा, किसी को कुछ देते या लेते वक्त हमेशा अपने दोनों हाथों का इस्तेमाल करें। चौथा, वहां रेस्टोरेंट्स में कभी टिप मत दीजिएगा, ये अच्छा नहीं माना जाता। और पांचवा, जो सबसे जरूरी है, चावल के कटोरे में अपनी चॉपस्टिक्स को कभी सीधा खड़ा मत छोड़िए, इसे वहां बहुत बड़ा अपशकुन माना जाता है। अपशकुन की बात से याद आया, क्या आप जानते हैं कि साउथ कोरिया की कई इमारतों और लिफ्ट्स में 4 नंबर होता ही नहीं है? हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। 4 नंबर को वहां इतना अनलकी माना जाता है कि लिफ्ट में 4 की जगह अक्सर अंग्रेजी का अक्षर F लिखा होता है ना कमाल की बात? छोटी सी चीज है, लेकिन दिखाती है कि रोजमर्रा की जिंदगी में भी मान्यताएं कितनी अहमियत रखती हैं। तो इस अद्भुत और इतने सारे विरोधाभासों से भरे देश को समझने के बाद एक बहुत बड़ा सवाल जहन में आता है। क्या अत्यधिक प्रतिस्पर्धा से भरा ये समाज हान नदी पर अपने चमत्कार को ऐसे ही आगे बढ़ा पाएगा, या फिर इस भारी दबाव की वजह से हमें आने वाले समय में कोरियाई संस्कृति में कोई बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा? सोचने वाली बात है ना? खैर, आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सीखते रहिए और यूं ही नई चीजों को एक्सप्लोर करते रहिए।